कैसे? ये क्या है? चेहरे का काम आ रही है। चलो आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस और नो में बोलें। ठीक है भाई, चलो आ जाओ फिर। चलो डिस्कशन में क्या था? शीट। चलो तो शीट में आते हैं अपन। सेक्शन सी था अपने पास। चलो पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी। एक सवाल था इसमें C4 हो गया है ना, दोनों आसान से थे। ठीक है, पार्ट सेकंड में आ जाता है सेक्शन सी में। इसमें आओ C1 C2 C3 C4। जो घर बैठे उनका पार्ट सेकंड सेक्शन सी में। हो गए सारे? ठीक है, इसके बाद पार्ट थर्ड में आ जाओ। C1 C2 C2 का 2 केस बनाने पड़ेंगे ना। ग्राफ से हो तो जाएगा, लेकिन सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ दिक्कत देगा ना। बनाने को बना लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन जब तक है तो माइनस वन वन और माइनस वन पे तो कितना हो जाएगा? 0। और अगर माइनस वन से वन के बीच में एक्स है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और वन से बड़े और माइनस वन के छोटे के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा। हाँ तो ठीक है, ग्राफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बन जाएगा। अब वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन का तो। हाँ केस बना के ज्यादा ठीक है, पर आप ग्राफ से करना चाहो तो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? 1 और -1 पे तो कितना हो जाएगा? 0। -1 से 1 के बीच में कितना हो जाएगा? -1। और इधर कितना हो जाएगा? ये। और इधर कितना हो जाएगा? ये ग्राफ बन जाएगा 1 -1 और 0। ये 1 वाली लाइन -1 और ये कितना हो जाएगा? 1 ले लो, और ये ग्राफ बन जाएगा इसका सिग्नम वाले का। अब एक किसका चाहिए तुम्हें? कहां गया? x+1 का होल स्क्वायर, तो ये -1 पे बनेगा, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ ही जाएगा। एक इधर कट होगा उसका आएगा, इधर वाला तो शायद या तो इससे या इससे जाएगा, तो आएगा ही नहीं। 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ग्राफ से भी बना सकते हो, और वैसे चाहो तो केस भी बना लो तो भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि केस से नहीं आएगा, केस बना के भी आ जाएगा। चलो इसके अलावा कोई? एक बच्चा C1 भी पूछ रहा है, टैलेंटेड है ये भी। C2 का सेकंड तो ग्राफ बना के बता ही दिया मैंने, और ये जो C1 पूछ रहा है ये क्लास नोट्स में करा दिया, समय निकाल के एक बार रिवाइज कर ले बच्चा, जो C1 पूछ रहा है ये, है ना। तो वो फिर इसको रिवाइज कर ले, और क्या ये कह सकते हैं 0 पे वैल्यू कितनी आएगी y की बात, इस तरह का बन जाएगा ये क्वाड्रेंट। तो 2 सॉल्यूशन इसके आएंगे। चलो बाकी हो गए। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट में आ जाओ। अच्छा बच्चा लिख रहा है सर गलती से टाइप हो गया था, ठीक है फिर। चलो इसमें अपन ने कहां से कहां तक दिए थे? 6 to 9।
चलो 5 to 9 थे, है ना, 1 to 4 तक कर लिए थे। चलो अब आवाज मत करो यार बीच बीच में, पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ जाए। तो ये इसका ग्राफ बनाना है अपने को। अब एक्स और वाई दोनों क्या दे रखे हैं, 0 है 0 से बड़े, एक्स भी 0 है 0 से बड़ा है और वाई भी 0 से 0 से बड़ा है। तो केस बनाने पड़ेंगे। अगर एक्स को 0 से 1 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल्स टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल्स टू 2, और y कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से 3। x को कहां से कहां तक ले ले, 1 से 2, तो y कहां से कहां तक जाने वाला है, 1 से 2। अगर x को मैं कहां से कहां तक ले लूं, 2 से 3, तो ये 2, ये 0, तो y कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1। अगर मैं इसको 3 से 4 लूं तो ये 3, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y -1 आ जाएगा। तो y कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 0। लेकिन y और x दोनों क्या है, 0 से बड़े। इसका मतलब ये केस नहीं बनेगा। टोटल कितने केस बनेंगे, 3। बस अब इन तीनों को प्लॉट तो आसानी से कर सकते हैं अपन। प्लॉट करने में क्या कह रहा है कि 1 2 3, 1 2 और 3, 0 1 2 3, 1 2 3। ये कह रहा है कि x जब 0 से 1 है तो y 2 से 3 है, तो x 0 से 1, y 2 से 3, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा स्क्वायर। फिर जब x 1 से 2 जाएगा तो y भी कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 2, तो ये वाला बॉक्स बन जाएगा। और तीसरे वाले में ये एक बॉक्स बन जाएगा। और हर एक बॉक्स का एरिया कितना होगा, 1 1 और 1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 3। 3 स्क्वायर बन जाएंगे, तीनों का एरिया कितना हो जाएगा, 1 1 और 1, तो टोटल एरिया अपने पास कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। हो गया। पहले दो को ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x लिख लेंगे, उससे थोड़ा सा ही आसान हो जाएगा। अगर 6 आप करना चाहते हैं तो इसको पहले जो दो टर्म है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/3 है, ये कितना हो गया, 8। इसको तुम वो लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। अब ये आसानी से हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये अल्टरनेटिव, तुम चाहो तो ग्राफ से भी जा सकते हो, और नहीं तो अभी कल भी मैंने एक सवाल में वो फ्रैक्शनल वाला बताया था, दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शनल में, तो उससे किसकी रेंज निकल जाएगी, x की। याद है कल एक सवाल में किया था, तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये वाला कितना होगा, 6। उसी से फाइनल आंसर आ जाएगा। केस तो भी बन जाएंगे 3 5, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसी वाले में आएगा 2 और 6। और ये 2 और 6 भी तुम उससे पता लगा सकते हो। याद आ गया, कल एक और किया था फ्रैक्शनल पार्ट वाले से, उससे हो जाएगा ये आसानी से। तो उससे x की रेंज पता लग जाएगी, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। केस भी बना सकते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये -1/3 है, तो फिर शायद 3 केस बनाने पड़ सकते हैं तुम्हें 1/3 के डिफरेंस से। 0 से 1/3, 1/3 से 2/3 और 2/3 से 1, क्योंकि x -1/3 आ गया ना, तो x को अगर i प्लस एफ पुट करोगे तो ये 3 केस बनाने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से जिससे भी करना चाहो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। हो गया। ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखे हैं वो सारे कितने होंगे, 0।
7 में जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखे हैं वो सारे कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि देखो हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी, न्यूमिनेटर वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी। तो इसका मतलब जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दे रखे हैं सब क्या होने वाले हैं, 0। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स टोटल कितनी बार हो जाएगा, 100। तो ये 100 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 के लिए कितनी होती है, 0.732, तो 73.2, 73 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे 0 कर देंगे इसमें, है ना। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। केस बनाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि x² + 4x - 32 का नेचर नहीं पता ना। डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, b² - 4ac, तो केस बनाने पड़ेंगे इसमें। तीन केस बनाने पड़ेंगे। तो केस बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल रूट है, तो मतलब 3 केस बनाने पड़ेंगे। एक बार अंदर वाले क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव, एक बार अंदर वाले क्वाड्रेटिक को नेगेटिव, और एक बार क्वाड्रेटिक को 0। तो ये केस बना के ही होगा, इसमें और कुछ नहीं है ना। और एक है क्वेश्चन नंबर 9, हो गया। दोनों को अलग अलग पॉजिटिव कर लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा आ जाएगा ना, हाफ से छोटा, ठीक है। और ऊपर वाले दोनों को अलग अलग क्या कर लेंगे, हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सबका, जो घर बैठे उनका हो गया, ठीक है। चलो दोनों बस पॉजिटिव करना, उससे आंसर आ जाएगा एकदम से। चलो ये हो गया। इसके बाद क्या था, और एक सवाल था शायद, है ना, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट वाला, उसको बनाया। एक मिनट में भी निकालू उसको। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं उसके, एक आ रहा है। सवाल में हमें सोल्व करना था e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल्स टू 1 - x²। दो ग्राफ बनाने थे, है ना। तो पहले इसका बना लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वाले का। तो ये कहीं ना कहीं e की पावर x का ग्राफ है। थोड़ा सा और ऐसे बना लो मैं, है ना। ये किसका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है। अब मैं ये समझूं, जब x पर फ्रैक्शनल लग रहा है तो ये e की पावर x में कब बदल जाएगा। अगर x 0 से 1 हुआ तो ये किस में बदल जाएगा, e की पावर x। x अगर 0 से 1 जा रहा है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा, x। अगर x 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x को x नहीं लिख सकता मैं, 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x और x। तो इसका मतलब अगर x 0 से 1 गया तो जब आपको ये वाला ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, 0 पे इसकी वैल्यू और 1 पे इसकी वैल्यू। कौन सी वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 0 से 1, बस और कुछ नहीं करना है। 0 से 1 इस वैल्यू को आप समझ लें बस, और कुछ नहीं करना इस वाले ग्राफ में। 0 से 1 जो ग्राफ होगा उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर हो जाएगा, x। तो a की पावर x जो होगा, a की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर x। तो ये वाला ग्राफ आपने बना लिया, इसी को डार्क कर दे बस।
इसी को क्या कर देना है, डार्क। यहाँ पे ओपन बना देंगे, क्योंकि इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा, x। बस बाकी कुछ नहीं करना है। अब आगे तो ये जस्ट रिपीट होगा, आगे तो ये जस्ट रिपीट होगा, 2 3 -1। आगे आपको अब कुछ नहीं करना है, सेम यही ग्राफ रिपीट होगा, बस इसी को बनाते जाएं, कुछ नहीं करना। यही सेम ग्राफ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अच्छा, यही सेम ग्राफ रिपीट क्यों होगा, समझिए जो वैल्यू 0.1 पे आ रही है वही वैल्यू 1.1 पे भी तो आएगी। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.1। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। ऐसे जो वैल्यू 0.2 पे आएगी वही वैल्यू तो 1.2 पे आएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा ही करेगा। तो बस आपको 0 से 1 वाला ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब भी इस टाइप का बनाना हो, ये हम किसके लिए सीख रहे हैं, एफ ओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए, कि अगर आपको एफ ओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ग्राफ की कहीं पे जरूरत हो तो आप क्या करें, उसके 0 से 1 वाले पार्ट को ऑब्जर्व करें, उसी को बनाएं और वही वाला ग्राफ। फिर वो ओरिजेंटा वगैरह वो सारी लाइनें नहीं बनानी है अपने को, वो तो पर्टिकुलर उस वाले सेगमेंट में करना था, ग्रेटेस्ट है। इसमें तो पर्टिकुलर आपको 0 से 1 वाला ऑब्जर्व करना है कि 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसको डार्क किया और वही सारी वैल्यू हर बार क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है ना। और इसी में अगर आपको इसका चाहिए तो वो भी एक ग्राफ बना लेते हैं, हालांकि ये इतना बहुत ज्यादा यूज नहीं। अच्छा, इसको पूरा कर लें पहले अपन। एक इसमें मुझे ग्राफ किसका बनाना है, 1 - x²। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नीचे बनेगा, तो 1 - x² इधर बनेगा ही, है ना। नीचे पास कराना पड़ेगा मुझे, -1 और 1 से, है ना। तो ये 1 - x² का ग्राफ बनने वाला है। और ये दोनों कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1। ये यहाँ पे इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना। ब्लैक वाला ग्राफ तो हमेशा ऊपर ही रहने वाला है ना, वो नीचे नहीं आने वाला है, ऊपर ही रहने वाला है। चलिए एक ग्राफ और हम यहाँ पे बना ले, y = e⁻⁻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 ⁻
ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा अपने क्या बनाना है। तो ये एक ग्राफ और बना लेते हैं। इसमें क्या होगा वो समझे भाई। आप ऐसे समझे इसको कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता, तो जैसे x 0 से 1 है तो ये e की पावर 0 रहेगा, 1 रहेगा। अगर x 1 से 2 है, थोड़ा अगर x 0 से 1 है तो ये e की पावर 0 से कितना हो जाएगा, 1। अगर x जो है वो 1 से 2 है तो ये e की पावर 1 पे आएगा। अगर x 2 से 3 है तो ये e की पावर 2 पे आएगा। इसी तरह का तो कुछ होगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि -1 से 0 है तो ये e की पावर -1 होगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये -1 है तो ये -1 वाली वैल्यू हो गई, ये 0 है तो ये 0 वाली वैल्यू हो गई, ये 1 है तो ये 1 वाली वैल्यू हो गई, ये 2 है तो ये 2 वाली वैल्यू हो गई, ये 3 है तो ये 3 वाली वैल्यू हो गई। तो वो जो स्टेप बनेगी वो यहां बनती जाएगी। ये
इस तरह की स्टेप बनती जाएगी। समझा रही है बात भाई? 0 पे वैल्यू तो 0 से 1 तक तो ये रहने वाला है ना, 1 ही। फिर 1 पे जो वैल्यू आएगी वो e की पावर 1 होगी भाई। ये कहीं ना कहीं ये 1 पे e की पावर 0 यही तो चीज होगी, यही तो e की पावर 1 होगा, यही तो e की पावर 2 होगा। ये आप ऐसे समझें, एक और तरीके से आप दिमाग में बिठा के रख सकते हैं कि जैसे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पूरे फंक्शन पे लगता है तो हम y को इंटीजर देखते हैं कि y कहां कहां पे इंटीजर हो रहा है, और जब x पे लगता है तो हम ये देखते हैं कि x कहां कहां पे इंटीजर हो रहा है, x कहां कहां पे इंटीजर। अब मैं देखो y वाले पे नहीं देखा ना, y पहले वाले में तो क्या था कि मैं y इंटीजर पे बनाता था, वो कर्व को जहां पे कट करता था उसको नीचे x से मिलाता था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, x वाले इंटीजर पे बना रहा हूं। देखो ना, x इंटीजर जहां पे वहीं तो बना रहा हूं मैं इसको, और कहां बना रहा हूं। तो इसमें x के इंटीजर वाले ब्लॉक को अपन ऊपर बनाते हैं, ये जहां पे कट करता है बस वहीं से आप इंटीजर पॉइंट बनाते जाते हो, वहीं से क्या बनाते जाते हैं, इंटीजर पॉइंट बनाते जाते हैं। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं और तुम प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहो इसके और ग्राफ तो 2 ग्राफ और बना सकते हो। y इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और एक बना सकते हो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर प्लस 1। है ना? इसके लिए जो नियम है वो मैंने थोड़ा समझाया है कि आप x के इंटीजर पॉइंट पे बनाएं और वो कहां पे कट करे उस हिसाब से बना ले। उसमें हम y के इंटीजर पॉइंट को लेते थे पहले, वो जहां पे कट करते थे फिर हॉरिजॉन्टल बना लेते थे, और इसमें हम x के लिए इंटीजर वाली लाइन बनाते हैं, तो बस वहां से कट करती है हिसाब से स्टेप बनाते हैं। तो ये 2 ग्राफ और बना के देखेंगे कल, तो थोड़ा और क्या। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन वाला पार्ट। फंक्शन वाले पार्ट पे आ जाएं। डेफिनेशन लिखो इसकी। Any relation is called a function. Any relation is called a function. Any relation is called a function. क्वेश्चन में ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x y इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। एनी रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ के बाद इन्वर्टेड कोमा में लिख लें एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of set A, every element of set A is related to unique element of set B, unique element of set B. Every element of set A is related to unique element of set B. Every element of set A is related to यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। 2 वर्ड अंडरलाइन कर लें, एक एवरी और एक यूनिक। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
is related to unique element of set B. Any relation is called function from set A to set B, या any relation is called a function if every element of set A is related to unique element of set B, denoted by f A to B, denoted by f A to B. किससे डिनोट किया जाता है? एफ ए टू बी से। कुछ रिलेशन में लिखता हूं, फिर हम समझते हैं कि क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है। ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। चलो भाई, ये मैंने कुछ 5 रिलेशन लिखे हैं और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है। अब देखो, बाउंडेशन ये है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो दिखता तो ऐसा है कि एक बाउंडेशन ए पे है और एक बाउंडेशन बी पे है, लेकिन अगर आप वैसे समझे तो ये दोनों बाउंडेशन किस पे है? ए पे। क्या बाउंडेशन है कि जैसे यहां ये x रिलेट हो रहा है और किससे रिलेट हो रहा है? एक y से ही रिलेट हो रहा है। यहां भी एक x एक y से रिलेट हो रहा है, एक x एक y से रिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन है। अभी पहले मैं पांचों लिख दें फिर अपन बात करेंगे। यहां मैं देखूं तो यहां ये रिलेट हो रहा है, ये रिलेट हो रहा है, ये रिलेट हो रहा है, ये रिलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ये गड़बड़ कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू, तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जो रिलेट नहीं हो रहा, और अगर ये रिलेट नहीं हुआ तो मैं ऐसे कह सकता हूं एफ ऑफ x4 अपने पास नहीं है यहाँ पे कुछ भी, और नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे एक x कितने y से रिलेट हो रहा है? 2, जबकि होना किससे चाहिए था? एक x किससे रिलेट होना चाहिए था? यूनिक एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब ये जो x है ये रिलेट x से ज्यादा से हो रहा है, ये y1 से भी रिलेट हो रहा है, y2 से भी रिलेट हो रहा है, इसलिए नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब दोनों बाउंडेशन आप समझे कि x पे ही है। अगर x खाली रह गया तो भी फंक्शन नहीं, और अगर एक x एक से ज्यादा से जुड़ गया तो भी फंक्शन नहीं। मतलब x जुड़ना भी चाहिए और केवल एक ही y से जुड़ना चाहिए। x नहीं जुड़ा तो फंक्शन नहीं, x एक से ज्यादा से जुड़ गया तो फंक्शन नहीं। तीनों x y में खाली रह सकता है, यस। x खाली नहीं रह सकता, y खाली रह सकता है, यस। क्या एक से ज्यादा x y से जुड़ सकते हैं? यस। बाउंडेशन सिर्फ क्या है? x पे। जब भी आप y इक्वल्स टू एफ एक्स का फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो दोनों बाउंडेशन आपके एक तरह से किस पे समझे आप? x पे है। x रिलेट हो गया और एक ही से रिलेट होना चाहिए, x रिलेट नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं।
एक एक्स एक से ज्यादा वाई से रिलेट हो गया तो भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं बता सकते ना आप। ये 2 से हो गया तो भी गड़बड़ है ना भाई। हम कहते हैं कि भाई x बराबर 2 डालने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4, लेकिन अगर x बराबर 2 पे एक साथ दो दो वैल्यू आएगी तो फिर कैसे बताएंगे कौन सी वैल्यू है कौन सी वैल्यू नहीं। तो एक x के लिए कितना y आना चाहिए, एक ही y आना चाहिए। नहीं आया तो गड़बड़, एक से ज्यादा आ गया तो गड़बड़। लिख लो पांचों केस। तो ये 2 फंक्शन नहीं है और बाकी के तीनों क्या है, फंक्शन है। ये सारे एग्जाम्पल लिखने हैं क्या हमें? हाँ, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बोर्ड पे जो भी लिखते हैं वो सब लिखने के लिए ही लिखते हैं, और बिना लिखे तुम्हें सब याद रह जाए तो नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों बाउंडेशन कहीं ना कहीं ए पे है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम इनको केस भी डाल देता हूं मैं। अभी थोड़ी सी और चीजें यहीं पे समझेंगे हम। ये केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया, ये केस थर्ड हो गया, ये केस 4 हो गया, और ये केस 5 हो गया, है ना। ये 5 केस हमने कंसीडर किए जिसमें से 2 फंक्शन नहीं थे और 3 जो है वो फंक्शन थे। लिख लिया। अब देखो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं तो 1 बाय 1 लिखते चलें। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए को हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन, जैसा कि हमने रिलेशन में भी पढ़ा। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। set B is called codomain. Set A is called domain. Set B is called codomain. Set B is called codomain. सेट ए को हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन। सेट बी को क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन। नेक्स्ट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, थर्ड लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू एक्स। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू एक्स। Set of values of y which are actually related to x is called range. Set of values of y which are actually related to x. Set of values of y which are actually related to x is called range. Is called range. Set of values of y which are actually related to x is called range. Is called range, and it is always a subset of codomain.
and it is always a subset of codomain. Set of values of y which are actually related to x is called range and it is always a subset of कोडोमेन. ऐसा क्यों लिखना पड़ा? जैसे यहां आप देखें, यहां रेंज में कितने एलिमेंट है? 3. और कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट है? 3. तो जैसे मैं इसमें बात करूं केस फर्स्ट में, तो मेरी रेंज और कोडोमेन, रेंज में भी कितने एलिमेंट हैं? y1 y2 y3. और कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट है? 3 है ना, y1 y2 y3. लेकिन अगर मैं केस किस में चला जाऊं, मान लीजिए मैं चला गया केस 4 में, है ना, केस 4 में मैं चला गया, तो अगर मैं केस 4 में चला जाऊं तो मेरी रेंज तो क्या होगी? केवल एक एलिमेंट होगा y1. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू x. तो रिलेटेड तो सिर्फ एक ही है, जबकि मेरे कोडोमेन क्या होगी? ये सबसेट होगा किसका? कोडोमेन. कोडोमेन क्या होगी? वही y1 y2 और y3. तो इसलिए हमने कहा ये डेफिनेशन इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि कोडोमेन तो सेट बी है. अब सेट बी के हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो ये जरूरी नहीं है. हो सकता है सारे एलिमेंट एसोसिएट हो और हो सकता है उससे कम एलिमेंट एसोसिएट हो, है ना. तो इसलिए हमने कह दिया कि रेंज जो भी आएगी वो हमेशा कोडोमेन का क्या आएगी? सबसेट आएगी. हो सकता है कोडोमेन के बराबर आए और हो सकता है कोडोमेन से छोटी है. चलिए, तो हमने डोमेन पढ़ा, कोडोमेन पढ़ा, रेंज पढ़ा. चलो और लिखते हैं. लिख लिया यहां तक? लिखो. चलो फिर लिखो वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x. वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y for a given x is called image. Value of y for a given x is called image. Value of y for a given x is called image. Value of y for a given x is called image. जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे मैं केस फर्स्ट की ही बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट की वजह से मैंने बात कर ली, मैं क्या आपसे कहता कि भाई इमेज ऑफ x1, तो आप क्या लिखते? y2. वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x इज कॉल्ड इमेज. तो इसको क्या बोला जाता है? इमेज. तो जैसे मैं इस केस की बात करता कि x1 की इमेज क्या है? y2. या मैं कहता कि x2 की इमेज क्या है? y1. तो वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x इज कॉल्ड इमेज. नेक्स्ट, value of x for a given y, value of x for a given y is called pre-image, is called pre-image, is called pre-image. Value of x for a given y is called pre-image. Value of x for a given y is called pre-image. तो pre-image of y2 x1, pre-image of y2 क्या हो जाती? x1. तो इसके लिए इसको इमेज बोला जाता है और y के लिए x को क्या बोला जाता है? प्री-इमेज बोला जाता है. x के लिए y को इमेज और y के लिए x को प्री-इमेज. अच्छा, एक इसमें और जानकारी बनती है इमेज और प्री इमेज से रिलेटेड. यहां तक का लिख लिया. अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी डिफाइन फंक्शन है, कोई भी डिफाइन फंक्शन है, तो उस डिफाइन फंक्शन में इन ए डिफाइन फंक्शन, है ना, इन ए डिफाइन फंक्शन,
in a defined function for an element आपको बताना है कि कितनी मैक्सिमम और मिनिमम इमेज हो सकती है और प्री इमेज हो सकती है ना। हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी डिफाइंड फंक्शन में इन ए डिफाइंड फंक्शन फॉर एन एलिमेंट मैक्सिमम मिनिमम कितनी इमेज हो सकती है, कितनी प्री इमेज हो सकती है। पहले हम इमेज की बात करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के लिए कितनी मैक्सिमम और मिनिमम इमेज हो सकती है। इमेज मतलब x के लिए y की वैल्यू। तो किसी भी x के लिए कितनी मैक्सिमम y की वैल्यू हो सकती है, 1। एक ही तो हो सकती। अगर मैं कहूं कि इस x1 के लिए कितनी इमेज है, 1। या मैं कहूं कि इस x3 के लिए कितनी इमेज है, 1। इसके लिए कितनी इमेज है, 1। मैक्सिमम 1 और मिनिमम भी कितनी हो सकती है, 1। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये खाली रह जाए, क्योंकि अगर खाली रह गया तो किधर गया, इसके पहले वाला खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। और अगर 1 2 से जुड़ गया तो भी फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इमेज तो मैक्सिमम भी कितनी हो सकती है, 1। और मिनिमम भी कितनी हो सकती है, 1। प्री इमेज की हम बात करें तो मिनिमम तो 0 हो सकती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई इस केस में y2 की प्री इमेज क्या है, कोई नहीं है, 0, कोई प्री इमेज नहीं। y3 की प्री इमेज क्या है, नहीं है। तो प्री इमेज मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। अच्छा, मैक्सिमम प्री इमेजेस कितनी हो सकती है, नहीं, मैक्सिमम जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। जितने डोमेन में एलिमेंट है, भाई हो सकता है 3 है तो आप तीनों को जोड़ सकते हो, 4 हैं तो चारों को एक एलिमेंट से जोड़ सकते हो। तो अगर यहां कहा जाए कि y1 की कितनी प्री इमेजेस हैं, 3, x1 x2 और x3। y1 की कितनी प्री इमेजेस हैं, 3। तो प्री इमेज मैक्सिमम जितनी डोमेन में एलिमेंट है उतनी हो सकती है। ये कुछ बात है जो हमें फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है ना। कोडोमेन क्या थी, इमेज क्या थी, प्री इमेज क्या थी। चलो अब एक आध सवाल करते हैं थोड़ा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। मैं कुछ रिलेशन लिखूंगा और हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। आइडेंटिफाई दैट फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। आइडेंटिफाई दैट फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। Identify that following relation are function or not। पहला लिखें y equals to x plus 3 w2n। सेकेंड लिखें y equals to x square i2n। y equals to x square i2n। और थर्ड लिखें y equals to 2x plus 1 x greater than equal to और 3x x लेस देन इक्वल टू। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। अब देखो, अभी कैसे चेक करेंगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन ही है तो डेफिनेशन से ही चेक करेंगे। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये w, ये n, यहां से यहां तक फंक्शन की बात कर रहा है, रिलेशन की बात कर रहा है। फंक्शन तो अभी पता ही नहीं है हमें। तो w में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के एलिमेंट आएंगे। n में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के एलिमेंट आएंगे। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 0 किससे एसोसिएट होगा, 3 से, 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से, 4 7 से। ये सब एसोसिएट होंगे। क्या इधर कोई खाली रहेगा, क्या इधर कोई खाली रहेगा, नहीं। क्या नहीं रहेगा ना।
मैं पूछ रहा हूं क्या इस तरफ कोई खाली रहेगा? क्या इधर कोई एक एलिमेंट उधर दो एलिमेंट से जुड़ रहा है? नहीं जुड़ा। दो चीजें देखनी है ना अपने को, इधर कोई खाली रहेगा, नहीं है। क्या इधर कोई x दो y से जुड़ेगा? नहीं। इसका मतलब फंक्शन है। रेंज कोडोमेन की बात करें तो अलग है भाई, इसकी जो रेंज होगी ना वो रेंज हो जाएगी n-1 और 2, ये अलग बात है। और कोडोमेन इसकी कितनी है? n। तो y में खाली रह सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, x में खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ये फंक्शन है, क्योंकि x में कोई भी खाली नहीं रहेगा और एक x एक से ज्यादा y से जुड़ भी नहीं रहा है। दो चीजें देखनी पड़ेगी, खाली रह गया तो गलत, ज्यादा से जुड़ गया तो गलत। जुड़े भी सही और एक ही से जुड़े, जुड़ना भी चाहिए और एक ही से जुड़ना चाहिए। नहीं जुड़ेगा तो गड़बड़, ज्यादा से जुड़ गया तो गड़बड़। चलो तो ये तो फंक्शन है। अब इसी तरह दूसरे को बना के देखते हैं। i टू n, i मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के एलिमेंट। n मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के एलिमेंट। अब अगर तुम -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर कितना? 9, ये जुड़ेगा बिल्कुल। -2 लोगे जुड़ेगा बिल्कुल। -1 लोगे स्क्वायर करोगे 1 जुड़ेगा बिल्कुल। और जोड़ोगे तो 0, लेकिन ये 0 कहां से जुड़ेगा? ये नहीं जुड़ेगा। फिर 1 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जुड़ जाएगा, लेकिन 0 कहां पे जुड़ेगा? 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। एफ ऑफ 0 के जुड़ने की कोई जगह ही नहीं दे रखी है कि भाई कहां ले जाके जोड़े एफ ऑफ 0। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो फंक्शन नहीं है भाई, सारे एक्स जुड़ने चाहिए थे और एक से ज्यादा से भी नहीं जुड़ने चाहिए थे, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा बताओ, ये जो सेकंड वाला है, अगर मैं इसको फंक्शन में बनाना चाहता तो मुझे क्या चेंज करना पड़ता? हाँ, अगर n को w कर देता तो ये फंक्शन बन जाता, क्योंकि फिर 0 किससे एसोसिएट हो जाता है? 0 से। लेकिन n रख रहा हूं तो फिर ये फंक्शन नहीं हो सकता है ना। n रख रहा हूं तो फिर ये फंक्शन नहीं हो सकता है। चलो थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं। अब देखो थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है। थर्ड वाला जब मैंने लिखा तो मैंने ये कहा, देखो अगर तुम इन दोनों को देखोगे तो ये x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी दे रहा है? 5। और ये x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी दे रहा है? 6। दोनों जगह इक्वलिटी लिखी हुई है ना, दोनों जगह इक्वलिटी लिखी हुई है। तो इसका मतलब 2 पे ये भी डिफाइन है, 2 पे ये भी डिफाइन है। लेकिन ये 2 पे कितनी वैल्यू बता रहा है? 5। ये 2 पे कितनी वैल्यू बता रहा है? 6। मतलब एक एक्स पे दो वाई बता रहे हैं ये। अब बाकी पे क्या बता रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। बाकी जगह सब जगह एक एक्स पे एक वाई आ रहा हो, मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे तो ये दिख गया कि यहाँ पे एक ऐसा एक्स है जिसपे वाई की कितनी वैल्यू है? 2। और अगर ऐसा दिख गया इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो सीधी सी डेफिनेशन है, अगर नहीं जुड़े तो फंक्शन नहीं है, एक से ज्यादा से जुड़ जाए तो फंक्शन नहीं है। एक से ज्यादा से जुड़ जाए तो फंक्शन नहीं है। हो गया। चलो अब दो बातें और फंक्शन के बारे में हम सीख रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी, जो घर बैठे हैं उनको सबको क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ। दो बातें और लिखें स्टार बना के यहां पे।
एक तो ये लिखें ग्राफिकली 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 if there exists a line parallel to y-axis, graphically if there exists a line parallel to y-axis, graphically if there exists a line, graphically if there exists a line parallel to y-axis, parallel to y-axis which cuts graph of y equals to fx, which cuts graph of y equals to fx at more than one point. Graphically, if there exists a line parallel to y-axis which cuts graph of y equals to fx at more than one point, then it is not a function. Then it is not a function. तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, ग्राफिकली अगर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये फंक्शन है या नहीं, तो फिर हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? जैसे मैं दो छोटे से एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू रूट एक्स और एक ले लिया y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो इसका ग्राफ तो सिर्फ पॉजिटिव वाला बनता है और इसका ग्राफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये पैराबोला बनेगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि y इक्वल्स टू एक्स टाइप का ये फंक्शन है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि ये तो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स टाइप का, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहीं भी आप पैरेलल लाइन बनाओगे तो मैक्सिमम कितनी जगह कट करेगी? एक। लेकिन यहां अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये कितनी जगह कट करेगी? दो। अब दो जगह कट करने का मतलब क्या है? दो जगह कट करने का मतलब यही है कि एक x के लिए कितने y मिलेंगे? दो। यही तो है इसका मतलब। इसलिए ग्राफिकली हम कह सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसी मिल गई एक भी जो ग्राफ को दो जगह पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि दो जगह पे कट करने का मतलब यही है कि जैसे x की वैल्यू डाल दी आपने 4, तो y की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 2 आएगी ना। x की वैल्यू 4 पे y क्या आएगा? प्लस माइनस 2। तो एक x पे कितने y आ गए? 2। इसका मतलब ये y बराबर fx टाइप का फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे अपन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका मतलब यही है ग्राफिकली कि पैरेलल लाइन दो जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब एक x के लिए कितने मौजूद हैं? एक से ज्यादा y रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और एक से ज्यादा y रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो फिर ये फंक्शन नहीं है। एक तो ये बात आती है। दूसरा एक आप ऐसे ये भी याद रखें कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? n, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? m, या आप तो ऐसे छोटे में ही समझ लें कि इसमें भी मैंने 5 एलिमेंट ले लिए। कहाँ याद रखने की बात करते हैं? तो a टू b कितने फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूं वो हम थोड़ा सा देख लें। तो ये a है और ये b है ना। इसमें कितने हैं मेरे पास? 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5, और इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ फंक्शन की बात करनी है, नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, तो ए टू बी में कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं वो समझे। अगर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं तो इस पहले एक्स को एसोसिएट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 4। किसी से भी एसोसिएट करूं, मान लो मेरा मन करता है तो मैंने तो इससे एसोसिएट कर दिया। तो पहले को एसोसिएट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 4। अब अगर मैं दूसरे को जोड़ना चाहूं तो दूसरे को एसोसिएट करने के लिए फिर कितने ऑप्शन है? 4। अरे इस पे जोड़ दूंगा तो भी तो फंक्शन रहेगा। तो दूसरे को एसोसिएट करने के फिर कितने ऑप्शन है? 4। तीसरे को एसोसिएट करने के 4, चौथे को एसोसिएट करने के 4 और 4, तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर 5। तो नंबर ऑफ फंक्शन भी हम निकाल सकते हैं इस तरह। जैसे नंबर ऑफ रिलेशन के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था अपने पास, कितना? 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। ऐसे ही यहां भी हम देख सकते हैं। चाहे तो फॉर्मूला बना लें कि भाई अगर इसमें मैं एलिमेंट कितने लेके चलूं? m, तो भी कोई बुराई नहीं। उसमें क्या है कि भाई इसमें कितने एलिमेंट ले लूं मैं? n,
और इसमें कितने एलिमेंट ले लूं, n, तो फंक्शन कितने होंगे, m की पावर n। और क्या भाई, पहले को जोड़ने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, m, दूसरे को ऐड करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, m, तीसरे को ऐड करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, m, तो m कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, m की पावर n बनेगा। एक में n है, एक में m है, तो e टू b कितने फंक्शन बनेंगे, m की पावर n। लेकिन क्या है कि ये याद रखने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, m कौन सा n कौन सा, तो अपन तो ऐसे निकाल लें, कोई बड़ा काम नहीं है ना, कि भाई पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 4, 4 4, तो 4 की पावर कितना आ गया, 5। चलिए, तो ये थी अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन, है ना। इसके बाद जो पहला कॉन्सेप्ट अपने पास आता है वो है हाउ टू फाइंड डोमेन। हाउ टू फाइंड डोमेन, डोमेन कैसे निकाले हम, वो एक बात करते हैं, हाउ टू फाइंड डोमेन। ये हटा दो बोर्ड पे से बाकी सब, है ना। तो फंक्शन क्या था, कैसे हम उसको पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो अभी अपन ने समझा। तो वो फंक्शन की डेफिनेशन थी, कोई खास सवाल उस पर नहीं बनते हैं, वो तो बेसिकली एक तरह से हमने फंक्शन की क्या सीखी, क्या फंक्शन होता है। अब जो पहला पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है वो है हाउ टू फाइंड डोमेन। अच्छा, डोमेन कुछ नया नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखता हूं और यहाँ पे उनकी डोमेन कंडीशन लिखता हूं, है ना। डोमेन की क्या लिखता हूं, कंडीशन। पहले तो हम आते हैं जो फंक्शन हमने पढ़ रखे हैं, y इक्वल्स टू रूट एफ एक्स, क्या डोमेन होती है, अरे डोमेन मतलब ये कहां पे डिफाइन होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ये होता है ना। 11 पढ़ा दी हमने पूरी, है ना। और अंडर रूट में न जाने कितनी बार डोमेन निकाल ली होगी ये अपन ने। इरेशनल इनइक्वलिटी पढ़ाई थी, FOM2, अरे FOM2, अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। एफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। लिखते जाओ, y इक्वल्स टू लॉग ए एफ एक्स है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। पढ़ रखा है। y इक्वल्स टू फैक्टोरियल x, अरे पूरा बाइनोल बढ़ा दिया, पूरा पेन से पढ़ा दिया, तुमसे ये नहीं लिखा जा रहा फैक्टोरियल डिफाइन कब होता है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये तो अभी वो लिखा हूं जो हम पढ़ चुके हैं। एनसीआर के लिए क्या डोमेन होती है, एनसीआर कब डिफाइन होता है, डोमेन मतलब कब डिफाइन होता है, एनसीआर कब डिफाइन होता है, n belongs to whole number, r belongs to whole number and n greater than equal r, n greater than equal r। एक बच्चा कह रहा है थर्ड वाला बता दो। भैया लॉग की डोमेन भी पूछेगा क्या, कितने जुल्म करेगा पढ़ाने वाले पे। भाई लॉग लिखा है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के डोमेन में नहीं हो। अच्छा एक्चुअली मैंने ये ऐसे नहीं देखा क्या, लॉग ए एन, तो इसमें नहीं लिखते थे क्या एन पॉजिटिव ए इज नॉट इक्वल टू 1। क्या करते हो, यही तो लिखा है ये। एक बच्चा लिख रहा है सर पढ़ा दो, पढ़ा तो रहा हूं बेटा, फिर और क्या पढ़ना चाहता है।
क्या लॉग पढ़ना चाहता है क्या? अच्छा, ये कह रहा होगा पढ़ दो, या कुछ और कह रहा है? मैं कुछ और समझ रहा हूं। या तो ये कह रहा होगा कि सर सबको एक एक बार पढ़ दो, यूं कह रहा होगा। अच्छा, ठीक है, एक एक बार सबको दोबारा पढ़ रहा है। y इक्वल्स टू रूट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, y इक्वल्स टू 1 बाय एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स, बेस में a है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू फैक्टोरियल x बिलोंग्स टू होल नंबर, y इक्वल्स टू NCR, n belongs to whole number, r belongs to whole number and n greater than equal r। और लास्ट में हमारे वाले जो नए फंक्शन पढ़े वो भी ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एक्स, है ना, मॉड एक्स जो भी थे, या इस ऑड स्क्वायर रूट जो होते हैं, इन सब के लिए डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r। देखो ये सब तुम्हारे पुराने हैं, है ना, हमारे तो सब बहुत बढ़िया है। देखो सबके डोमेन x बिलोंग्स टू r। ये जो अलग अलग डोमेन है वो तो सब किसकी है? 11th वाली। 12th वाले तो बेचारे सब x बिलोंग्स टू r। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, डोमेन x बिलोंग्स टू r, फ्रैक्शनल पार्ट x, डोमेन x बिलोंग्स टू r, सिग्नम x, डोमेन x बिलोंग्स टू r, है ना। सबके डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। तो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट x, सिग्नम x, मॉड x, ऑड स्क्वायर रूट, है ना। ऑड और इवन स्क्वायर रूट में अंतर होता है। इवन स्क्वायर रूट के लिए तो अंदर वाली क्वांटिटी 0 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। ऑड स्क्वायर रूट के लिए क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? कुछ भी। x बिलोंग्स टू r। लिखिए सारे, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। Find the domain of following function. Find the domain of following function. ये लिख लिया सबने बोर्ड पे से, मैं हटाने वाला हूं ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको। Find domain of following function. अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिनकी हमें क्या निकालनी है? डोमेन। चलिए नंबर डाल के लिखते जाएं। y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos x माइनस 1, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 cos x माइनस 1। y इक्वल्स टू a की पावर x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन x माइनस अंडर रूट में साइन कॉस x। फिफ्थ लिखते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, बेस में x स्क्वायर, नंबर की जगह x प्लस 1। 6 लिखते हैं, y ऑफ लॉग हाफ 1 माइनस लॉग 5, बेस में x स्क्वायर माइनस 4। 7 लिखते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस सिग्नम x माइनस x की पावर 1/3। चलो इसको बाद में लिखते हैं।
y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x। 8 लिखते हैं y इक्वल्स टू log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट x। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, कुछ लोगों की इच्छा रहती इसलिए। y इक्वल्स टू अंडर रूट में लिखा है 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos x माइनस 1। y इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर 2 cos x माइनस 1। y इक्वल्स टू e की पावर में है x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन x माइनस अंडर रूट साइन कॉस x। ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। y इक्वल्स टू लॉग बेस में हाफ ब्रैकेट 1 माइनस लॉग बेस में 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4। 7 में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x। 8 में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग नीचे फ्रैक्शनल पार्ट x, नंबर की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर नंबर की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x और बेस की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग 0.3 x माइनस 1। और 10 लिखा हुआ है y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस सिग्नम x माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मॉड x प्लस x की पावर x। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार फिर बोल देता हूं, 9 बोल देता हूं। y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग बेस में है 0.3 और नंबर की जगह है x माइनस 1, नंबर की जगह x माइनस 1। और लास्ट है y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस सिग्नम x माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x मॉड x प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x। y इक्वल्स टू एफ एक्स को x रिलेटेड y पढ़ेंगे ना, प्लीज बता दीजिए, क्लास के स्टार्टिंग से पूछ रहा हूं। हाँ, लिख लिए सारे सवाल। अच्छा, अब ये जितने भी सवाल हैं इसमें सिर्फ दो ही चीजों का जनरली इस्तेमाल किया गया है, लॉग और अंडर रूट, लॉग और अंडर रूट। अच्छा, किसी में जैसे ज्यादा फंक्शन है दो, तो इसका मतलब तुम समझते हो, इसकी डोमेन निकलेगी इसकी डोमेन निकलेगी और दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। हम वो एक्स चाहते हैं जो सबको सेटिस्फाई करें। या इसमें 3 है तो इसकी डोमेन इसकी डोमेन इसकी डोमेन, तीनों की डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन, है ना। तो डोमेन जो हमें पढ़ना है ना, उसमें हमारी तरफ से तो बस ये 2-4 नए फंक्शन जुड़े हैं, बाकी अंडर रूट वही है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, लॉग की वही डोमेन है जो अपने को पढ़ी है। तो अब ये सारे सवाल तुम्हें घर से करके लाने हैं। भाई लगाना क्या है, लॉग की कंडीशन और अंडर रूट की कंडीशन, है ना। होमवर्क में ये नया होमवर्क नहीं दूंगा आज, मतलब
दूसरा होमवर्क नहीं दूंगा, यही होमवर्क में है। भाई किसी को नहीं पता लॉग की डोमेन, तो घर जाके लॉग पढ़ ले, और क्या वहां पे डोमेन वोमेन निकाल रखी होगी, वहां देख लें, अंडर रूट वगैरह का कहीं इस्तेमाल कर रखा होगा, तो यही होमवर्क में है। ऐसा नहीं है मतलब तुमसे नहीं होंगे तो मैं 10 के 10 बता दूंगा, है ना, लेकिन सबको तुम्हें ट्राई करना है पहले, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि तुम कहां पे अटक रहे हो। फिर तब मैं समझाऊंगा तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि अच्छा हम यहाँ पे अटकते हैं, अब इसका समाधान ये है। नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा तो तुम्हें ये तो पता ही नहीं लगेगा कि तुम कहां पे अटक जाते हो सोल्व करते वक्त। तो इसलिए तुम्हें इन सबको अटेम्प्ट करना है, यही होमवर्क में है। कल अपन इनको 1 बाय 1 करेंगे जो तुम पूछोगे। एक बच्चा पूछा है सर डिस्कस करोगे, नहीं मतलब इसमें कोई शक है क्या बेटा, तुम्हें कोई शक है क्या इसमें डिस्कस करने में? डिस्कस अपन रोज करते हैं क्या? मैं रोज आके डिस्कशन नहीं करता हूं? मैं तो करता हूं। ये कैसा सवाल है सर डिस्कस करोगे? ये रोज एक ही बच्चा है जो इस तरह के सवाल पूछता है। हाँ ये वही वाला बच्चा है, ये एक ही बच्चा है जो रोज मेरे पीछे पड़ा रहता है। कौन है ये? पता नहीं, अब नाम वाम तो क्या बताऊं। हाँ एक ही बच्चा है ये रोज, इसने मतलब अब पता नहीं इसका मुझे समझ में नहीं आता क्या है, या तो ये इसका 11th में कुछ ज्यादा ही जख्म मिले दिखते हैं इसको, जो ये उनसे उबर नहीं पा रहा। नहीं हो सकता ये मतलब ऐसे, मैं तो हमेशा डिस्कस करता हूँ यार, अब ऐसे क्या है। ठीक है चलो, तो यहीं तक रखते हैं, है ना। ये सारे सवाल करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नहीं आएंगे मैं सारे बता दूंगा 10 के 10, है ना। लेकिन सबको ट्राई तुम्हें करना है, क्योंकि जितना हम ट्राई करेंगे और जब हम अटकेंगे किसी चीज पे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे ये चीज नहीं आती है ना। फिर ही हम उसको इम्प्रूव करेंगे। भाई कोई चीज हम सीखें उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं आता है, तभी तो सीखेंगे। अरे पता होगा नहीं आता है तभी तो सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो सारे के सारे ट्राई करना, जिसमें जहां दिक्कत होगी वो सारे अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में पहले आके यही सब डिस्कस करने वाले अपन, है ना। चलो तो यहीं तक रखते हैं, नंबर से लिख लेना, और अटेम्प्ट तुम्हारी इच्छा हो जैसे नंबर डाल के कर लेना, अपन 1 बाय 1 नंबर डाल के डिस्कस करेंगे सबको, है ना। चलो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, मीटिंग क्लोज करते हैं, फिर कल मिलते हैं।